Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of physics. In this class, we are going to discuss a very important practical related to oscillations. ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी विल डिस्कस एवरीथिंग. एंड इफ यू वांट ए स्टार इन योर एग्जाम, यू हैव टू सब्सक्राइब स्लेट. ठीक है, अगर आप स्लेट सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ए स्टार आएगा, और अगर मेरी बात को लाइट लेंगे तो आपका लाइट ग्रेड आएगा. दिस पेपर इज May June 2017, पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1. यू मे नॉट नीड टू यूज ऑल द मटेरियल प्रोवाइडेड. हो सकता है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा गिवन हो. सो व्हाट यू हैव फॉर दिस प्रैक्टिकल बच्चों, यू हैव दिस रिटॉर्ट स्टैंड, और इस रिटॉर्ट स्टैंड के साथ बच्चों ये दो बॉसेस अटैच, एंड दिस इज कॉल्ड अ बॉस, राइट. देन यू हैव this stopwatch that measures up to 2 decimal places. Stopwatch is an instrument to measure time, और ये कितने decimal place तक read करती है? This measures time up to 2 decimal places. You have been given with this steel nail, right? You have this plastic rod, wooden rod which is a pencil. आपको एग्जाम में भी पेंसिल मिल सकती है. You have this scale, और आपने स्केल खुद भी लेके जाना है और क्लियर स्केल लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट स्केल. यू हैव अ मीटर रूल, राइट, एंड यू हैव दिस पेंडुलम जो कि पेपर क्लिप से फॉर्म हुआ हुआ है, और उसके अंदर टोटल 15 पेन्स हैं. इफ आई काउंट देम, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एंड दिस टॉप वन इज 15, और एक साइड पर मॉडलिंग के लिए अटैच्ड है. एंड लास्टली यू हैव दिस मीटर, राइट. In this experiment, you will investigate the motion of the chain of paper clips. You have been provided with a chain of 15 paper clips, as I've just shown you, right? With a sphere of modeling clay attached at one end of the chain. Measure and record the length of one of the paper clips as shown in figure 1.1. बच्चों ये तो बहुत आसान सी बात है. You have a ruler. इस रूलर के साथ आप एक पेपर क्लिप को अलाइन करें और इसकी लेंथ फाइंड आउट करें, और ध्यान से फाइंड आउट करें. दिस केस दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर्स आ रही है. हो सकता है कि आपके सेंटर में कोई डिफरेंट पेपर क्लिप हो, उसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाए. ठीक है, लेकिन माई केस दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर्स, बट आई विल राइट इट अप टू द लीस्ट काउंट विच इज 0.1 सेंटीमीटर्स. तो आपको सेंटीमीटर्स में सारी रीडिंग्स 1 डेसिमल प्लेस तक लिखनी है, राइट. लेट्स मूव ऑन. सेट अप द apparatus as shown in figure 1.1. बच्चों आपने इस पूरे के पूरे apparatus को इस तरह से सेट करना है कि आपके पास टॉप पे ये नेल है. इस नेल के साथ आपका चेन ऑफ पिन्स जो कि आपका पेंडुलम है वो हैंग्ड है, एंड देन यू हैव अ वुडन रॉड, एंड देयर आर n नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो द वुडन रॉड. ठीक है, द चेन शुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम द नेल. द वुडन रॉड शुड बी पोजिशन सो दैट द चेन व्हेन हैंगिंग वर्टिकली जस्ट टचेस द रॉड with 6 paper clips below the rod. तो बच्चों सबसे पहले आप फर्स्ट क्लैम्प के साथ, अपर क्लैम्प के साथ इस नेल को हैंग करेंगे. जरा ध्यान से देखिएगा. ठीक है, here comes your pendulum with 15 paper clips. ठीक है, आपने क्योंकि इसको ऑसिलेट करना है तो आप इसको रेज कर सकते हैं, so that it is not touching the ground anymore, right. तो मैंने इसको राइज कर लिया है, रेज कर लिया है. And then you need to add a wooden rod so that there are exactly 6 paper clips below the wooden rod. So here comes the wooden rod, which will just touch these paper clips, right? इसने सिर्फ touch करना है, बिल्कुल slightly chain के साथ touch करेगी, and the number of paper clips below this rod must be 6, right? So लेट्स काउंट द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स. ये पेपर क्लिप हाफ से ज़्यादा आउट है, मैं इसको काउंट इन कर रहा हूँ. सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6th और 7th पिन के राइट इन द मिडल, दिस इज लाइक दिस, राइट. सो बच्चों नाउ यू विल डिसाइड कि आपने कितनी ऑसिलेशंस करनी है, सो दैट यू कैन मेजर द टाइम पीरियड. आई विल सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट उतनी ऑसिलेशंस लें कि आपका रॉ टाइम, एन ऑसिलेशंस का टाइम जो है वो 10 सेकेंड से एक्सीड कर जाए. रिकॉर्ड the number of paper clips below the rod. We have just decided that those number of paper clips is 6. ठीक है, move the sphere towards you. मैं इसको अपनी तरफ मूव करूंगा और इसकी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, राइट, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स. बच्चों
10 centimeters distance is almost this much distance. ज़्यादा distance नहीं होता, इतना सा distance होता है, आपको मेरे हैंड से आइडिया हो जाएगा, राइट? वो इसलिए कह रहा है so that during the oscillations आपका पेंडुलम रुके ना. Release the sphere, the chain will oscillate and hit the rod during these oscillations. Determine the value of time period. बच्चों मैंने यहाँ पर डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी होंगी. फॉर दैट आई एम डिसाइडिंग दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी होंगी. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस विल बी 10 और 15. ठीक है, आप दो बार टाइम को मेजर करते हो और उसकी एवरेज लेते हो, तो मैं लिखूंगा T1 T2 और फिर उसकी एवरेज ली जाएगी, राइट? सो फॉर 6 पेपर क्लिप्स मैं इस पेंडुलम को रिलीज करूंगा, ठीक है, और मैं टाइमर को बाद में भी स्टार्ट कर सकता हूं. जब ये इसको टच करेगा तो मैं टाइमर को स्टार्ट कर दूंगा, और जब 15th टाइम टच करेगा तो मैं टाइमर को स्टॉप कर दूंगा. इसका मतलब है 15 ऑसिलेशंस कंप्लीट होगी. सो दिस टचिंग मीन्स दैट देयर इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स माई साइड. मैं इसको रिलीज करूंगा, आपको यहाँ से क्लियर ऑसिलेशंस का एक साइड व्यू नजर आएगा, ठीक है. सो रिलीज किया, स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट? 15 ऑसिलेशंस का टाइम मेरे पास आया है 16.09, राइट? फॉर द 15 ऑसिलेशंस वैल्यू ऑफ टाइम इज 16.09 सेकेंड्स, ठीक है. लेकिन आपको इसी वैल्यू पर एक बार ही दोबारा भी इसको रिपीट करना है, तो उससे पहले स्टॉप वॉच को रीसेट करना भूलिएगा ना. अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, right? This value of time is 16.06 seconds. 16.06 seconds. Now I have to take the average of these two times. This value is 16.09. 16.09 plus 16.06 divided by 2. This value is 16.075, which can be written as 16.08. 16.08 seconds, right? So time period is equal to average time divided by number of swings, which was 15. Average time is 16.08. Number of swings is 15. यहाँ से आपके पास 15 से डिवाइड करने के बाद टाइम पीरियड is coming out to be 1.07 seconds. 1.07 seconds. This value is in 3 significant figures, right? Generally आपका डाटा जो है वो 3 significant figures में आ रहा है, right? Let's move on. Next page पे he is asking you to change the value of n. So what is n? n is number of paper clips below this wooden rod. अभी कितने हैं जरा ध्यान से देखिएगा. 1 2 3 4 5 6. So basically we have to change this value, right? Record your results in the table. But जो throughout जो आपके पास number of paper clips है इधर ही रहेंगे. Let's suppose if you want to set the value of n as 2, तो आप इस wooden rod को नीचे move कर देंगे so that वुडन रॉड से नीचे जो है आपके पास 2 पेपर क्लिप्स हैं. यू कैन सी वेरी क्लियरली 1 और 2, देयर आर 2 पेपर क्लिप्स. एंड इफ यू वांट टू सेट द वैल्यू एज 10, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे here, so that it is just touching. Now you can simply count. These are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 clips. ठीक है, उसके बाद आप इसको डिस्प्लेस करेंगे और आप इसका इजीली टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे यूजिंग दिस स्टॉप वॉच, राइट? बाय दिस होल प्रोसेस आई हैव कंप्लीटेड द टेबल विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. सो जरा इस टेबल पे फोकस कीजिए. मैंने 2 के गैप से किया है सो दैट आई कैन कवर अप द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चेन, ठीक है. सो द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो the rod were 2, then 4, then 6, 8 and 12. मैंने सबके लिए कॉलम हेडिंग्स को देखे, क्वांटिटी स्लैश यूनिट, क्वांटिटी स्लैश यूनिट, क्वांटिटी स्लैश यूनिट. नाउ टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन
सेकेंड्स, लेकिन इसका सिंबल कैपिटल टी होगा, एंड देन n इज नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, तो उसका यूनिट नहीं है, आपने यूनिट नहीं लिखना, राइट। और अंडर रूट n, थ्रू आउट अंडर रूट की वैल्यू जो है, आई हैव रिटन दैट वैल्यू इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सो here you have this whole table, और जो मेरे पास लास्ट 2 कॉलम हैं, all these values are in 3 significant figures। याद रहे कि n का और अंडर रूट n का कोई यूनिट नहीं होगा, तो स्लैश डाल के यूनिट लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस टेबल हैज़ 8 मार्क्स, अगर आप ध्यान से करेंगे यू विल बी स्कोरिंग इंशाल्लाह ऑल ऑफ दीज 8 मार्क्स, लेकिन टाइम का एवरेज लेना है। इनफैक्ट कोई भी प्रैक्टिकल हो, आपने उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को 2 बार परफॉर्म करके उसकी एवरेज लेनी ही है, राइट। ओके, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ t on y axis and under root n on x axis, right? Draw a line of best fit, then you have to determine the value of gradient। बच्चों आपने ग्राफ पर सिर्फ पेंसिल और रूलर यूज करना है, पेन यूज नहीं करना ग्राफ के ऊपर, मसला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कैसे करेक्ट करोगे? पेंसिल को तो आप इरेजर से रेज कर लोगे, ठीक है, इंक को कैसे रेज करोगे? स्केल ख़राब हो गया, प्लॉटिंग ख़राब होगी, कैसे रीएडजस्ट करोगे? एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलता, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व, कि अगर आपको एक्स्ट्रा पेपर दे दें, सिंपली एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलेगा, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपने ग्राफ पे सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी, बाकी पेपर पूरा पेन से करना है, ठीक है। तो बच्चों आपने अप्रोप्रिएट स्केल लेना है। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ अंडर रूट n आर वेरिंग फ्रॉम 1.41 ऑल द वे अप टू 3.46, और टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वेरी कर रही है 0.876 से 1.24। बच्चों इस टाइम पे मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इस टेबल का ग्राफ पहले खुद से ड्रॉ करें वीडियो पॉज करके, और फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मेरे सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू कीजिएगा, बाकी वीडियो को बाद में देखिएगा। सो इफ़ यू कंटिन्यू विद दिस, द वैल्यू ऑफ n वाज वेरिंग फ्रॉम 1.4 ऑल द वे अप टू 3.6, तो 1.4 is somewhere here, 3.6 is somewhere here, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ग्राफ, ठीक है। सो यू कैन नॉट टेक ऑड स्केल्स लाइक 3s का स्केल्स, 7s का स्केल्स, 9s का स्केल्स, ठीक है। 0.5, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 0.5 इज वेरी अप्रोप्रिएट स्केल, ठीक है। और y एक्सिस के लॉन्ग द वैल्यूज आर वेरिंग फ्रॉम 0.87 ऑल द वे अप टू 1.25 तक, तो उसको भी मैंने अलॉन्ग जो है 75% ऑफ द ग्राफ जो है उसको कवर किया है, ठीक है। बच्चों पॉइंट्स को प्लॉट करना है बहुत ध्यान से, और कैसे प्लॉट करना है, आपने या तो पॉइंट को डॉट करके स्मॉल सर्कल लगाना है, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ स्मॉल क्रॉस, लेकिन बार बार बता रहा हूँ कि सारा का सारा काम आपने पेंसिल के साथ करना है, ग्राफ पर पेन यूज नहीं करना। Now you have to label the axis. The quantity along x-axis is under root n, and the quantity along x-axis is time in seconds. Now have a look at this best fit line. बच्चों आपने फुट लॉन्ग रूलर लेके जाना है, 30 सेंटीमीटर वाला, छोटा रूलर नहीं चाहिए, आपकी कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड लाइन बन जाएगी, ठीक है। उसमें किंग्स आ सकती हैं, लाइन में डबलिंग हो सकती है, और लाइन ड्रॉ करते हुए आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे कि आपके पास बेस्ट फिट लाइन किस एडजस्ट पॉइंट पर आ रही है, बिकॉज आपके सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो स्मॉल रूलर से केटर नहीं होने होंगे। आप जरा इस बेस्ट फिट लाइन को देखें, बेसिकली दिस लाइन इज एवरेजिंग आउट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। लाइन का पॉइंट से पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट्स का करीब होना ज़रूरी है और एवरेज आउट होना ज़रूरी है, सो दैट बेस्ट फिट लाइन रिड्यूसेस द रैंडम एरर्स। थीम को समझो, क्या थीम है, रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच विल बी यूजिंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, बिकॉज मैंने ये ट्राइंगल ऑफ ग्रेडियंट ड्रॉ की है, एंड इन फैक्ट इन दिस ग्राफ देयर इज नो एनोमलस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू द लाइन। अगर कोई एक आधा पॉइंट दूर हो, यू कैन लेबल दैट पॉइंट एनोमलस पॉइंट, ठीक है। सो the points that I am using to find out the value of gradient is 1.55 and 0.9, and the other point is 3.5 and 1.25, ठीक है। What are the 2 points? 3.5 and 1.25, and the other one is 1.55 and 0.9, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। बच्चों ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है तो बेसिक, आप लिख दें y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस
x1, right? y2 is 1.25, y1 is 0.9, divided by 3.5 minus 1.55. Let's find out this value. 1.25 minus 0.9 divided by 3.5 minus 1.55. This value is 0.179. 0.179. ठीक है, y इंटरसेप्ट ग्राफ से फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ग्राफ आपका y एक्सिस से पास ही नहीं हो भी रहा हो तो यहाँ पर जीरो नहीं है. y इंटरसेप्ट के लिए x एक्सिस पर जीरो होना जरूरी है. सो आप y mx प्लस c से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आप कोई भी एक पॉइंट यूज कर लें, पहले वाला यूज कर लें या दूसरे वाला. मैं पहले वाला यूज कर लेता हूं और ग्रेडियंट यूज करें और आप इक्वेशन यूज करें y इक्वल्स mx प्लस c. ठीक है, y एक्सिस के लॉन्ग जो क्वांटिटी है दैट इज 1.25, ग्रेडियंट इज 0.179, x एक्सिस की लॉन्ग क्वांटिटी इज 3.5 प्लस c. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.5 करें इस वैल्यू को, 1.25 माइनस आंसर, द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट इज 0.622. y intercept is equal to 0.622, right? So the value of gradient is 0.179 and y intercept is 0.622. ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज लिख दें 0.179 and 0.622. यहाँ पर यूनिट्स लिखने या नहीं लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो देयर इज नो हार्म. ठीक है, अच्छा अब इस बात को जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करें बच्चों, दैट द क्वांटिटी यू हैव प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस इज टाइम इन सेकंड्स और x एक्सिस के अलोंग जो आपने क्वांटिटी प्लॉट की है दैट इज √n. तो बच्चों y एक्सिस के अलोंग ग्रेडियंट का क्या यूनिट होगा, ग्रेडियंट y/x होता है. y एक्सिस का यूनिट सेकंड्स है, x एक्सिस का यूनिट नहीं है बिकॉज √n इज अ यूनिटलेस. तो gradient is measured in seconds and y intercept is once again in seconds. So by chance यहाँ पर gradient और y intercept दोनों का यूनिट सेकंड्स है. इस पार्ट में लिख देंगे, मसला कोई नहीं है, लेकिन डिमांड ऑफ एग्जामिनर नहीं है. जहाँ पर है वहाँ पर फुलफिल करेंगे. दैट इज द लास्ट पार्ट, राइट? So we are done with gradient and y intercept. Let's coming on to this next part. It is suggested that the quantities t and n are related in equation by the t equals p under root n plus q, where p and q are constants. Using your answers in E3. बच्चों E3 में क्या किया था जरा दोबारा से रिविजिट करते हैं. ये आ गया E3. This is E3. E3 में we have found the value of gradient and y intercept. इसका मतलब ये है कि उस अपकमिंग पार्ट में F पार्ट में gradient और y intercept की वैल्यू यूज हो रही है. Using your answer in A3, determine the value of p and q. Give appropriate unit. Now this is very important कि आप यूनिट्स को स्किप नहीं कर सकते हो, राइट? सो आप इस इक्वेशन को रीराइट कर रहे हो, आप लिख रहे हो t इक्वल्स p अंडर रूट n प्लस q. ठीक है, और बाय चांस ये आपको इक्वेशन बड़ी अरेंज मिल रही है. बेसिकली दिस इज y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म. द क्वांटिटी प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस वाज टाइम पीरियड, है ना? क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस वाज अंडर रूट n, so that the gradient of graph is equal to p and y intercept is equal to q. So we can simply write that p is equal to gradient of graph. P is equal to gradient of graph and the gradient was 0.179. Q is equal to y intercept of the graph and the y intercept was 0.622. Now come to the units. बच्चों इसके यूनिट्स कैसे लिखे जाएं? यूनिट्स होते हैं y/x. मैंने भी आपको फाइंड आउट करके दिखाया था. ग्रेडियंट का यूनिट भी सेकंड्स आया था और y इंटरसेप्ट का यूनिट भी सेकंड्स आया था, राइट? सो दिस विल बी 0.179 seconds and the corresponding value of q is 0.622 seconds, right? The theory suggests that p equals pi l by g whole under root, where g is acceleration due to gravity. ठीक है, use your answer. Use your values from A and F. बच्चों A में आपने क्या फाइंड किया था? लेंथ ऑफ पेपर क्लिप. लेंथ ऑफ पेपर क्लिप वाज 3.0 सेंटीमीटर्स और इसको अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा. ठीक है, हम यूनिट या इसको मीटर के हिसाब से जस्टिफाई कर सकेंगे. सो दिस विल बी 0.03 मीटर्स. ठीक है, F में क्या फाइंड आउट किया? F में वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ P जो कि इस इक्वेशन में यूज हो रही है. ठीक है, बिफोर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ g, लेट्स मेक g सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. तो
तो बच्चों आप पहले पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करोगे, दिस विल बिकम पी स्क्वायर इक्वल्स पाई स्क्वायर एल ओवर जी। ठीक है, इस इक्वेशन में से जी को सब्जेक्ट और तो फॉर्मूला बना लें, जी इक्वल्स पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ पेपर क्लिप वॉज 0.03 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। पी की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, 0.179 स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 0.179 स्क्वायर। ठीक है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 9.24। कैलकुलेटर्स पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इट इज 9.24, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 9.24। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द यूनिट ऑफ जी। वैसे तो आपको पता है ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है या न्यूटन्स पर केजी होता है, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। पाई इज अ नंबर, इट इज अ यूनिटलेस। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ इन मीटर्स है, और पी स्क्वायर क्या है बच्चों, पी जो है, पी इज मेजर्ड इन सेकंड्स ना, तो पी का यूनिट सेकंड्स है, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, so this will be simplified to meters per second square, which is the unit of acceleration due to gravity, and this value is very very close to the actual value of gravity, which is 9.81, at least 9 की रेंज में भी तो आ रही है ना। so your answer will be acceptable anywhere between like 8 to 12। अगर आपका आंसर इस रेंज में आ रहा है तो एक्सेप्टेबल आंसर है, ये एक बड़ा डिसेंट, प्रिटी डिसेंट आंसर आ गया है। अच्छा बच्चों, दिस वैल्यू इज 9.24 meters per second square. You have to give appropriate units, यहाँ पर clearly written है। अगर यूनिट्स नहीं देंगे मसला होगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर्स में ही रखते तो फिर इसकी वैल्यू आनी थी 924, बट उस केस में इसका अप्रोप्रिएट यूनिट होना था सेंटीमीटर्स S-2। अगर आप ऐसे करेंगे फिर भी ठीक है, अगर आप मीटर्स में करेंगे बिल्कुल ठीक है, दोनों के फुल मार्क्स मिलेंगे, बट यू हैव टू राइट द यूनिट्स अकॉर्डिंग। नाउ बच्चों, द पॉइंट इज दैट वी आर योर वेल विशर्स, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली वी स्पेंड एक्स्ट्रा आवर्स आफ्टर स्कूल, आफ्टर आवर बिजी वर्क शेड्यूल। ठीक है, हम वीकेंड्स पे काम कर रहे होते हैं, हम संडेज को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, आपके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली गोल यही है कि आपकी लर्निंग हो, आपकी ग्रेड अच्छी आए, वी आर योर वेल विशर्स। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, अपने एग्जाम में प्रिपेयर करें, और देन यू कैन ड्रॉप अ गुड कमेंट, आप हमारे लिए दुआ कर सकते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस। ठीक है, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, डू स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब स्लेट, वी लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।